हेलो बच्चा लोग, वेलकम टू इंस्पायर एकेडमी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में जो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम मैंने आपको बताया था, क्या क्या हमने पढ़ा था अंतर्द्रव्य जालिका, यानी कि किसके बारे में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में देखा। और किसके बारे में देखा हमने देखा कि जितनी भी चीज़ें हैं एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में वो क्या कर रही हैं, वो प्रोटीन सिंथेसिस का काम कर रही हैं, और जो प्रोडक्ट निकल रहे हैं वो कौन से थे, वो थे लाइसोसोम। और अगर बहुत बड़ा है तो वो क्या है, वो वैक्यूल है, जो कि हमको प्लांट सेल में दिखाई देता है, जो कि 90% स्पेस को क्या करता है, ऑक्यूपाई करके रखता है, यानी उसके ही थ्रू पूरा 90% स्पेस वो लेकर रखता है। क्योंकि प्लांट्स के पास तो बेटा किडनी और ये सारी चीज़ें हैं नहीं फिल्टर करने के लिए, तो जितनी भी एक्सक्रीटरी मटेरियल है, यानी जो चीज़ बाहर निकालना है, वो भी वो कहाँ रखता है, वैक्यूल के अंदर रखता है। ये हमने देखा था। ठीक, अब उसके बाद हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया, वो हम आज शुरू करने वाले हैं। चलिए आ जाइए। ये देखिए, अभी जब तक हमने जितना पढ़ा है उसका मैं अच्छे से आप लोगों को रिवीजन भी करवाऊंगी, तो टेंशन नहीं लेना है, जहाँ पे कंफ्यूजन है पूछना है। ठीक, चलिए कॉपी पेन लेके बैठेंगे सभी बच्चे। माइटोकॉन्ड्रिया को हम हमेशा से जानते आए हैं किस नाम से, द पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों बोलते हैं, चलिए देखते हैं। सूत्र कणिका यानी क्या, माइटोकॉन्ड्रिया को जब तक विशेष रूप से अभिरंजित नहीं किया जाता, तब तक सूक्ष्मदर्शी द्वारा इसे आसानी से नहीं देखा जा सकता है। देखो, जब तक के इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं आया था, हर जगह बार बार यही पॉइंट रिपीट हो रहा है, तब तक के हम जितने भी सेलुलर ऑर्गेनल्स हैं, जितने भी कोशिका के अंग हैं, उनको हम नहीं डिफाइन कर सकते, नहीं समझ सकते। तो जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया तब हमको माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पता चला। ठीक, क्या बोल रहा है, प्रत्येक कोशिका में सूत्र कणिका की संख्या भिन्न होती है। देखो, जो सेल ज्यादा काम करेगी, क्या हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में बन रही है एनर्जी। एनर्जी मतलब क्या, एटीपी, एडेनिन ट्राइफॉस्फेट, इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, एटीपी मतलब क्या, एनर्जी, ऊर्जा बन रही है। तो भैया जिस जगह पे ज्यादा काम होगा वहां वर्कर ज्यादा लगेंगे ना। वर्कर क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। तो जो सेल कोशिका अंग है क्या, माइटोकॉन्ड्रिया, सेलुलर ऑर्गेनल है, तो इसका जो नंबर है वो अलग अलग सेल में अलग अलग होता है। जैसे लिवर की सेल में ये बहुत ज़्यादा होती हैं। ठीक है, तो हम वो भी देखेंगे कि कौन सी सेल में कहाँ कितनी होती है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो हम कवर करेंगे। ठीक है, तो ये बोलना चाह रहा है कि अलग अलग जगह के हिसाब से, उसके काम के हिसाब से इसकी जो क्वांटिटी है, यानी इसका जो नंबर है वो अलग होता है। ठीक, यह उसकी कार्य क्रिय सक्रियता पर निर्भर करती है। ठीक है, उसकी कैप देखो, जो ऑर्गन बहुत ज्यादा काम कर रहा है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, ये आकृति व आकार में भिन्न होती है। देखो, कई जगह पे आपको माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर अलग अलग दिखाई दे सकता है, ये बोल रहा है। ठीक, यह दशत रेणुमा बेलनाकार आकृति की होती है। मैंने आपको सिंपल बताया था, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। बाहरी ये मेम्ब्रेन हो गई, अंदर की दूसरे कलर से बना लेते हैं। ये ऐसी फोल्डेड रहती है। ठीक, ये इस तरीके से फोल्डेड रहती है। यहाँ पर अंदर आपको जो दिखता है उसको हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स। ठीक है, इसको हम बोल देते हैं क्या, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स बोलते हैं, या मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे हमारे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है, वैसे आपकी जो क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है, उसके अंदर हमको क्या दिखाई देता है, मैट्रिक्स दिखाई देता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, देखो ये जो है इसको मैं लेबल करती हूँ अच्छे से, ध्यान दो। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसको हमने बोला आउटर मेम्ब्रेन। किसकी आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है। अच्छा, ये भी याद रखना है कि ये कैसा ऑर्गेनल है, ये कैसा कोशिका अंग है, डबल मेम्ब्रेन। दो मेम्ब्रेन दिख रही है ना, ये इनर मेम्ब्रेन हो गई। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन यानी अंदर वाली क्या, झिल्ली, और आउटर मेम्ब्रेन मतलब बाहरी झिल्ली। ठीक है, अंदर में जो ये आपको पूरा तरल पदार्थ दिखाई देता है, इसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स बोला हमने। अब यहाँ पे क्या चलती है आपको पता है, यहाँ पे चलती है क्रेब्स साइकिल, है ना, यहाँ पे क्रेब्स साइकिल चलती है। और ये जो इनर मेम्ब्रेन है यहाँ पर चलती है ईटीसी। इसीलिए तो इसको कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। ईटीसी में ही क्या बनती है, ऊर्जा बनती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये सब क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये सब हम किस में पढ़ेंगे, ये हम बायोकेमिस्ट्री वाले सेक्शन में पढ़ेंगे, जब हमको ये सारी चेन याद करना है। ग्लाइकोलाइसिस भी आएगा उसमें। तो ये सारी चीजें, ये जो ईटीसी है, ऊर्जा बन रही है, पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं, इसी के कारण बोलते हैं। ठीक है, तो आप चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, तब तक मैं पानी पी लेती हूँ। ठीक है, देखो ये
क्या है, ये आपका मैट्रिक्स है, ये इनर मेम्ब्रेन है जहाँ ईटीसी चल रही है, आउटर मेम्ब्रेन है, और ये वाला जो स्पेस है इसको हम बोल देते हैं इंट्रा मेम्ब्रेनस स्पेस, यानी दो झिल्ली के बीच में जो आपको क्या दिख रहा है, खाली स्पेस दिख रहा है, उसको हम बोलते हैं इंट्रा मेम्ब्रेनस स्पेस। ठीक, क्या बोलते हैं, इंट्रा मेम्ब्रेनस स्पेस। ठीक, चलो अब आगे क्या लिखा है, जो 1.0 4.1 माइक्रोमीटर लंबी व 0.2 से 1 माइक्रोमीटर व्यास की होती है। ठीक है, ये इसके पूरे साइज और शेप की बात चल रही है यहाँ पे। ठीक, सूत्रकणिका एक दोहरी झिल्ली युक्त संरचना होती है, अब भी बताया था मैंने, डबल मेम्ब्रेन रहता है। ठीक, जिसकी बाहरी झिल्ली व भीतरी झिल्ली इसकी क्या है, अवकाशिका को दो स्पष्ट जालीय कक्षों या फिर इसमें बांटती है, यहाँ लिखा है विभाजित करती है। ठीक है, क्योंकि मैंने बोला दो पार्ट्स में डिवाइड कर देगी, क्योंकि क्या होगा, जो अंदर वाला पार्ट है उसको हमने क्या बोल दिया, मैट्रिक्स बोल दिया। अंदर जो तरल पदार्थ है किसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, उसको हमने बोला क्या, मैट्रिक्स। ठीक है, अब मैट्रिक्स के बाद अगर मैं बात कर रही हूँ किसकी, मैं बात कर रही हूँ साइटोप्लाज्म की, तो इन दोनों को सेपरेट करने का काम कौन कर रहा है, आउटर मेम्ब्रेन जो बाहरी झिल्ली का है वो कर रही है। तो दोनों के अपने अपने काम है। इनर मेम्ब्रेन ऐसे फोल्ड्स बना के रखती है, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, जिससे क्या होता है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है और हमारा जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है वो अच्छे से चलता है। ठीक है, जिसमें ऊर्जा बनती है। ठीक, अब भीतरी कक्ष जो घने व समांगी पदार्थ से भरा होता है, आधारी मैट्रिक्स लिखा हुआ है, मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, उसके बाद सूत्रकणिका की बाहरी सतत सीमा बनाती है। ठीक है, एक सीमा बना देती है, यही लिखा है। इसकी अंत झिल्ली कई आधारित, क्या लिखा है, आधात्री की तरल अंतर इसको मैं मिटाती हूँ, अंतर वलन बनाती है, जिसके क्रिस्टी एक वचन क्रिस्टो कहते हैं। ठीक है, अब देखो मैंने आपको यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाया था, ये वाला, ये जो फोल्ड्स दिख रहे हैं ना आपको, ये इसी को हम क्रिस्टे बोलते हैं। ठीक, इसी को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टे। ठीक, वही चीज लिखा हुआ है इंग्लिश में। ठीक, क्रिस्टे इसके क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं, मैंने बताया सरफेस एरिया बढ़ जाता है। इसकी दोनों झिल्लियों में इनमें संबंधित विशेष एंजाइम मिलते हैं। एंजाइम होंगे तभी तो रिएक्शन होगी ना, एंजाइम मतलब क्या, प्रोटीन। एंजाइम सारे प्रोटीन एंजाइम, ये नहीं बोल रही मैं, ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट मतलब लगभग सभी एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। कुछ एक्सेप्शन है, किसी छोड़कर बात होती है, वो हम बात करेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अभी क्या बोल रहा है, एंजाइम होंगे मैट्रिक्स में तभी तो वहाँ क्रेब्स साइकिल चल रही है ना, अगर रिएक्शन हो रही है इसका मतलब एंजाइम्स हैं। ठीक है, तो वहाँ पे एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो सूत्रकणिका के कार्य से संबंधित होते हैं। उसमें कौन सी, किसकी बात हो रही है, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। सूत्रकणिका का व्यावसायिक श्रवण से संबंध होता है। इनमें कोशिकीय ऊर्जा एटीपी के रूप में उत्पादित होती है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। ठीक है, आपकी बॉडी में एनर्जी जिस फॉर्म में बनती है उसको हम एटीपी बोलते हैं। इस कारण से सूत्रकणिका को कोशिका का शक्त ग्रह कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। सूत्रकणिका के आधारती में एकल वृत्ताकार डीएनए अणु व कुछ आरएनए राइबोसोम, मैंने आपको बताया था, हाँ, प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक घटक मिलते हैं। देखो हमारे पास जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके पास क्या है, खुद का डीएनए। ठीक, उसके बाद उसके पास खुद वो क्या करता है, वहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस भी बोल रहा है, चल रहा है, संश्लेषण चल रहा है। ठीक है, तो इसीलिए इसको मैंने आपको बोला था सेमी ऑटोनॉमस, यानी ये सेमी मतलब आधा और ऑटोनॉमस मतलब खुद पे ये ऐसा है कि काम कर लेता है खुद से, लेकिन ये आधा थोड़ा बहुत किस पे डिपेंडेंट है, न्यूक्लियस, केंद्रक पे। इसका मतलब जो न्यूक्लियस है, जो केंद्रक है आपकी सेल का, वो क्या करता है, वो सबको कमांड देता है, इसलिए उसको मॉनिटर बोलते हैं। ठीक है, या वो पूरी जगह को कंट्रोल कर रहा है, तो ये उसकी पूरी बात नहीं मानता क्योंकि इसके पास इसका खुद का डीएनए है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आधी तरीके से क्या है, डिपेंडेंट है सेल के न्यूक्लियस के ऊपर, तो इसलिए इसको सेमी ऑटोनॉमस बोलता है। सेमी का मतलब होता है आधा और ऑटोनॉमस का मतलब खुद से फंक्शन करना। ठीक, तो ये हो गया क्या, माइटोकॉन्ड्रिया का। चलिए अब आगे क्या है देख लेते हैं। देखिए ये इसका स्ट्रक्चर है, देखो बहुत अच्छे से बताया गया है यहाँ पे। इसका मैं अच्छा वाला स्ट्रक्चर दिखाती हूँ आपको जो मेरे पास है। चलिए आ जाइए। माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर जो मैंने निकाला है मैं आपको वो दिखाती हूँ। देखिए ये वाला,
ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो बताना, सिर्फ टर्म्स ही तो अलग हैं, बाकी सब तो सेम ही है। ठीक, चलिए आ जाइए। इसमें आपको एक पार्ट दिख रहा होगा, मैं एक लाइट कलर सेलेक्ट करती हूँ। ठीक है, ये ब्लू वाला पार्ट दिख रहा है, ये क्या है, इसका मैट्रिक्स है, जो मैंने अभी बताया था, तरल पदार्थ जिससे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। अब आपको ये वाली जो मेम्ब्रेन है, ये इसकी कौन सी है, आउटर मेम्ब्रेन है। ठीक, जो एक कंपार्टमेंट बना देती है साइटोप्लाज्म और मैट्रिक्स के बीच में। आपको बीच में ऐसे फोल्ड दिखाई दे रहे हैं येलो कलर के, इसी को हमने क्या कहा, इसी को हमने कहा, इसी को हमने कहा क्रिस्टे। ठीक है, इसी को हमने कहा क्रिस्टे। ठीक, अब यहाँ पर जो अंदर में आपको कुछ मटेरियल दिखाई दे रहा है, जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, तो इसीलिए इसको सेमी ऑटोनॉमस कहा जाता है। ये रेड वाली लाइन है, ठीक है, रेड वाली लाइन से ये जो पूरा अंदर का पार्ट है, ये एक तरीके से उसको कट करके दिखा रहा है कि आपकी माइटोकॉन्ड्रिया अंदर से कैसी दिखती है। ठीक है, तो जो आपको ये वाली इनर मेम्ब्रेन दिख रही है, ठीक, इनर मेम्ब्रेन जो दिख रही है, यहीं पे क्या चलती है, आपकी ETC चलती है। ठीक है, और इसमें राइबोसोम होते हैं। ठीक है, ये लिखा है राइबोसोम, कुछ ग्रैन्यूल्स आपको दिखाई देंगे। ठीक है, और यहाँ पर एंजाइम्स होते हैं, जिसकी वजह से क्रेब्स साइकिल और बहुत सारी जो दूसरी प्रोसेस है यहाँ पर परफॉर्म होती है। ठीक, तो आई होप आपको डायग्राम से क्लियर हुआ होगा। ये आउटर मेम्ब्रेन हो गई, ये ऑरेंज वाली, ये आपकी येलो कलर का जो पूरा दिख रहा है, ये इनर मेम्ब्रेन, ब्लू वाला मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, तो ये इसका पूरा स्ट्रक्चर है। ठीक, अब इनका जो नंबर है वो वेरी कर सकता है जगह के हिसाब से। जो जगह में ज़्यादा काम हो रहा है वहाँ की सेल में जो है नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। ऐसा नहीं है कि एक ही मात्रा में प्रेजेंट होते हैं, शेप भी इनका डिफरेंट हो सकता है। ठीक, चलिए एक बार आप ये वाला डायग्राम भी देख लीजिए अच्छे से, हिंदी मीडियम वाले सारे बच्चे। चलिए आ जाइए, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट किसकी, प्लास्टिड लिखा हुआ है। ठीक है, प्लास्टिड को से पहले मैं आपको राइबोसोम बताना चाहती हूँ, तो पहले आप राइबोसोम देखते हैं, उसके बाद हम प्लास्टिड देखेंगे। ठीक है, चलो चलो राइबोसोम में क्या बता रहा है ये देख लेते हैं, आ जाइए, उसके बाद मैं आपको प्लास्टिड बताऊंगी। ठीक है, जॉर्ज पैलेट, ठीक है, जॉर्ज पैलेट की बात ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में के द्वारा, ठीक है, ये देखो थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, हाँ अब ठीक है, हाँ अब ठीक है। देखिए, जो जॉर्ज पैलेट थे, उन्होंने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी यानी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा कर्णकार्य संरचना राइबोसोम को सर्वप्रथम देखा था। सबसे पहले किसने देखा था, अगर हम किसी की बात कर रहे हैं तो वो थे जॉर्ज पैलेट, जिन्होंने राइबोसोम को देखा था। ये राइबो क्या लिखा हुआ है, राइबो न्यूक्लिक, हाँ राइबोन्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, राइबोन्यूक्लिक अम्ल प्रोटीन के बने और किसी भी झिल्ली से घिरे नहीं होते। इसका मतलब ये होता है राइबोसोम का स्ट्रक्चर आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। ठीक है, दो किसकी सब यूनिट से बने होते हैं, न्यूक्लियस की सब यूनिट से बने, सॉरी प्रोटीन की सब यूनिट से बने होते हैं। ठीक है, और इनमें जो ये धागा दिखता है आपको वो है rRNA यानी कि राइबोसोमल RNA। ठीक है, ये आपको अभी इतना याद रखना है। ठीक, ये 1953 में देखा था, जॉर्ज पैलेट ने देखा था। दो सब यूनिट है, एक लार्ज है एक बड़ी है। सब यूनिट काय की बनी हुई है, दो संरचनाएं हमको दिख रही हैं, प्रोटीन की बनी हुई है, और एक धागा रूपी संरचना जो दिखती है उसको हम बोलते हैं rRNA। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है इसमें, देखो ये स्ट्रक्चर आ गया यहाँ पे, चलिए यहीं से देखते हैं। ठीक है, ये लिखा है, हमने अभी तक बहुत अच्छे से डिफरेंस देखा था कि यूकैरियोटिक में 80S होता है, जिसमें से बड़ी वाली क्या होगी 60 और जो छोटी है वो 40S की होती है। ठीक है, और प्रोकैरियोटिक में 70 यानी 50 और 30। ठीक, प्रकार के होते हैं, अलग अलग होते हैं दोनों में, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में। प्रत्येक राइबोसोम में, हाँ एक और चीज़, ये जो है सेल ऑर्गेनल कौन सा राइबोसोम, ये मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता, यानी इसमें कोई भी झिल्ली नहीं होती, ये चीज़ भी लिखी हुई थी। ठीक है, कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती, बड़ी व छोटी उपकाइयाँ होती है। ठीक है, देखो उपकाइयाँ मतलब सब यूनिट की बात चल रही है यहाँ पे,
एस जो है, अगर मैं 80s बोल रही हूँ, 70s बोल रही हूँ, तो एस का मतलब होता है स्वेडबर्ग यूनिट, अवसादक गुणांक को प्रदर्शित करता है। यह अपरोध रूप से आकार व घनत्व को व्यक्त करता है। दोनों 70s 80s राइबोसोम दो उपइकाइयों से बना होता है। मैंने आपको बताया 2 सब यूनिट से बना होता है और वो प्रोटीन की रहती है। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है इसमें, साइट क्या लिखा हुआ है, साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन के बारे में मैं आपको बताऊंगी। एक इसकी स्लाइड लेते हैं हम। ठीक है, आई होप वो वाला पोर्शन सेव होगा तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मैं उसको इंग्लिश मीडियम वालों को पढ़ा चुकी हूँ, तो अगर वो मुझे सेव मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलिए देखते हैं, आ जाइए। इसमें मैंने आपको बताया था कि साइटोस्केलेटन एक्चुअल में किस तरीके से चीज़ों से मिलकर बना होता है। माइक्रोफिलामेंट हो गया, इंटरमीडिएट फिलामेंट हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई, तो इनसे मिलकर बना होता है। नहीं आ रहा है, चलो मैं बना देती हूँ आपके लिए, कोई बात नहीं। क्या बात, किसकी बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं साइटोस्केलेटन। ठीक है, अब मैम साइटोस्केलेटन में 3 चीजें आएंगी, 1, 2 और 3। ठीक है, क्या है, पहला है आपका, ठीक है, 1 मिनट, पहला है आपका माइक्रो ट्यूब्यूल्स। ठीक है, माइक्रो ट्यूब्यूल्स, ठीक है, ये हो गया आपका पहला। दूसरा होगा आपका क्या, इंटरमीडिएट फिलामेंट। फिलामेंट यानी क्या, जो एक आपको धागे रूपी संरचना दिखाई देती है ना, उसी को हम क्या बोल देते हैं, फिलामेंट बोलते हैं, एक धागा रूपी संरचना रहती है। ठीक, तो यहाँ पे उसके बाद कौन सा आएगा, उसके बाद आपका आएगा माइक्रो फिलामेंट। ठीक, अब माइक्रोफिलामेंट, अब ये हो गया क्या, इन तीनों चीजों को मिलाकर ही हम क्या बोलते हैं, साइटोस्केलेटन। अब ये कौन से प्रोटीन से बने होते हैं, ठीक, ये हम देखते हैं कौन से प्रोटीन से बने होते हैं। ठीक, माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है वो होता है ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से बना। इसके प्रोटीन का नाम क्या है, ट्यूब्यूलिन, ट्यूब्स लिखा हुआ है तो ट्यूब्यूलिन से याद रखेंगे। ठीक है, इंटरमीडिएट जो होते हैं वो एसिडिक प्रोटीन होता है, तो इसका जो प्रोटीन है वो होता है केराटिन। ठीक है, हमारे जो बाल हैं वो कौन से प्रोटीन के, केराटिन प्रोटीन के। ठीक है, तो ये जो है इंटरमीडिएट फिलामेंट, ये अभी मैं डायग्राम से भी समझा रही हूँ तो घबराना नहीं है। ठीक है, तो केराटिन प्रोटीन में इंटरमीडिएट फिलामेंट किससे बने होते हैं आपके, किससे, केराटिन प्रोटीन से, ट्यूबुलिन प्रोटीन से, माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट एक्टिन और मायोसिन। एक्टिन एंड मायोसिन जो है ये प्रोटीन के नाम है जिससे ये फिलामेंट बनते हैं, धागा रूपी संरचना आपको दिखाई देती है। ठीक, अब मैं बात करती हूँ, आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाती हूँ। ठीक, देखिए, ये हो गई हमारी सेल। ठीक है, ये हो गई हमारी क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, अब हमने अभी तक के क्या देखा, हमने देखा हमारा एक न्यूक्लियस है। ठीक, न्यूक्लियस के अंदर हमको जो चीज़ दिखाई, देखो अच्छे से रिवीजन भी हो रहा है अभी यहाँ पे, तो ये जो पर्पल वाला पार्ट आपको दिख रहा है, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म। तो एक बढ़िया तरीके से रिवीजन भी हो जाएगा, तो इसको ध्यान से देखेंगे। ठीक है, चलिए, ये आपका न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया। इसके अंदर हमको एक स्ट्रक्चर दिखाई देता है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा अलग कलर से बनाती हूँ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनाना है क्योंकि मेरे को। ठीक है, ये देखो, ये ठीक है। अब जो है थोड़ा इसको पतला कर लेते हैं, थोड़ा नहीं और पतला करना पड़ेगा। ये आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गई, जिससे जो स्ट्रक्चर बाहर आता है फोल्डेड, उसको हम क्या बोल देते हैं, हम बोलते हैं उसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और यहाँ पर एक और स्ट्रक्चर दिखाई देता है जिसको हम बोलते हैं क्या, गोल्जी बॉडी, है ना। और यहाँ से कुछ स्ट्रक्चर जिनके बारे में हमने पढ़ा था
ऐसे निकल के आते हैं, जिनके अंदर क्या भरे होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, इनको हम बोलते हैं लाइसोसोम, ठीक है ना। अब उसके बाद में मैं बात कर रही हूँ किसकी, राइबोसोम बात करा हमने, राइबोसोम भी बना लेते हैं। ये हमारी यूकेरियोटिक सेल है, तो कैसा राइबोसोम होगा, 80S होगा, ठीक। अब मैं बात कर रही हूँ किसकी, साइटोस्केलेटन की। तो इसमें क्या होगा, इसमें आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देंगे। देखो ये ऐसे ट्यूब की तरह स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई जो देंगे ऐसे, ठीक है। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, माइक्रो ट्यूब्यूल्स, ठीक है, जो कि काय से बने होते हैं, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से बने होते हैं, ठीक है। अब यहाँ आपको ऐसे कुछ फिलामेंट जैसे स्ट्रक्चर दिखाई देंगे, इनको बोल देते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट, ठीक। अब अगर मैं बात कर रही हूँ जो बहुत ज़्यादा माइक्रो यानी कि छोटे छोटे फिलामेंट आपको दिखते हैं, माइक्रो मतलब देखने के लिए वो बहुत सूक्ष्म, मतलब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू हम उनको देख सकते हैं, तो उनको हम बोल देते हैं माइक्रो फिलामेंट, ठीक। तो ये जो संरचनाएं आपको दिख रही हैं, धागा रूपी संरचना, ये ट्यूब की तरह, ये ट्यूबुलिन से बना होता है, ये एक्टिन मायोसिन से, और ये बना होता है आपका केराटिन से। तो ये पूरा था। तो इसमें हमने ये देखा कि ये सब जितने भी फिलामेंट धागा रूपी संरचना और ट्यूब की तरह दिखाई दे रहे हैं, ये सेल के स्ट्रक्चर और शेप को मेंटेन करने का काम करते हैं। और ऐसी बहुत सारी प्रोसेस होती हैं जहाँ पे अपना नंबर भी बढ़ा लेते हैं, ताकि जो प्रोसेस परफॉर्म हो रही है, जो प्रक्रिया चल रही है, वो अच्छे से हो सके। तो ये अपने आप को उस तरीके से ढाल लेते हैं। तो इन पूरों को मिलाकर माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट को मिलाकर साइटोस्केलेटन होता है, ठीक। चलिए, अब हमको ये पूरा क्लियर हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा था न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है ना। यहाँ पे आपका ये हम एक बार रिवीजन कर रहे हैं तो देख लेते हैं। ये आपका ल्यूमेन होता है, जहाँ पे क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। ये आपका क्या है, ER है ना, ठीक है। और अगर यहाँ पे ऐसे स्ट्रक्चर है तो ये कौन सा है, रफ। और अगर इधर पे मैं दूसरा वाला बना दूँ तो ये स्मूथ हो जाता है, जहाँ पे लिपिड का सिंथेसिस होता है। और अगर मैं बात करूँ गोल्जी बॉडी की, तो गोल्जी बॉडी में पैकेजिंग और मॉडिफिकेशन होता है प्रोटीन का। उसके बाद यहाँ से जो कुछ स्ट्रक्चर निकलते हैं, जो किसके प्रोडक्ट होते हैं, आपके गोल्जी बॉडी के, ठीक है। गोल्जी एपरेटस भी बोलते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। तो इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम करते हैं, इसको सुसाइडल बैग कहा जाता है, तो इसका नाम क्या था, लाइसोसोम, ठीक है। ये हो गई आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक। ये सब हम पढ़ चुके हैं, एक बार मैंने थोड़ा सा रिवाइज करवा दिया आपको, ठीक। ये आपका 80S राइबोसोम, ठीक। चलिए, इसको आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। आ जाइए, इसमें हमने जो इसके पहले वाली स्लाइड थी, इसका भी आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक। इससे आपको याद रहेगा जो साइटोस्केलेटन है वो किससे मिलकर बना होता है, ठीक। साइटोस्केलेटन क्लियर हुआ। अब मैं आऊँगी किस पे, हमारे मेन जिस पे हम बात कर रहे थे, क्या था हमारा, प्लाज्मिड, जो मैंने अभी छोड़ दिया था, ठीक है। साइटोस्केलेटन हमारा हो गया, ठीक। चलो, इसके पीछे चलते हैं, राइबोसोम हमने देख लिया, अब हम प्लाज्मिड पे आएंगे, ठीक। चलिए, प्लाज्मिड में क्या बोल रहा है, लवक, लवक को बोलते हैं प्लाज्मिड, ठीक है। चलो आ जाओ, क्या लिखा है, प्लाज्मिड के बारे में पढ़ रहे हैं। राइबोसोम कंप्लीट हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया कंप्लीट हुआ, और क्या कंप्लीट हुआ हमारा, साथ में साइटोस्केलेटन। इतना पॉइंट आपको क्लियर हुए होंगे, कोई कंफ्यूजन है तो ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए, प्लाज्मिड में क्या बोल रहा है, लवक या प्लाज्मिड सभी पादप कोशिकाओं एवं कुछ प्रोटोजोआ और यूग्लिना में मिलते हैं। यूग्लिना एक बैक्टीरिया का नाम है, ठीक है। ये आकार में बड़े होते हैं, बड़े होने के कारण सूक्ष्मदर्शी से आसानी से दिखाई पड़ते हैं। इनका जो शेप है वो काफ़ी बड़ा होता है, तो इनका जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उसमें भी ये आसानी से दिखाई देते हैं। तो इसके लिए इतना कोई बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट की ज़रूरत नहीं है माइक्रोस्कोप में, इनका जो स्ट्रक्चर है वो बड़ा होता है, ठीक है, संरचना बड़ी होती है। इसमें विशिष्ट प्रकार के वर्णक मिलते हैं, मिलने के कारण पौधे भिन्न भिन्न रंग के दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, क्लोरो,
जैसे मैं बात कर रही हूँ क्लोरोप्लास्ट की, ठीक है, सबसे पहले मैं इसका प्लाज्मिड का है ही क्लासिफिकेशन है पूरा, तो उसका एक बोलना चाहिए एग्जाम्पल क्या है, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट को मैं अच्छे से भी एक्सप्लेन करती हूँ आपको, ठीक। तो क्लोरोप्लास्ट का जो पूरा एक एक पर्टिकुलर क्या बोलना चाहिए, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या, जिसके थ्रू हमारी जो लीव्स दिखाई देती हैं, पत्तियां दिखाई देती हैं हमको, वो ग्रीन दिखती हैं, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, पहले इसको कंप्लीट, अलग अलग जो रंग हैं, ठीक है, हमको जो दिखते हैं वो किसकी वजह से दिखते हैं, पिगमेंट्स की वजह से दिखते हैं। पिगमेंट्स मतलब जिसकी वजह से हमको कलर दिख रहा है, चाहे वो फूल में हो, चाहे वो आपकी पत्ती में हो, आपकी बॉडी में भी पिगमेंट होते हैं, तो सारी चीजें आती है, पिगमेंट से याद रखना, ठीक है। विभिन्न प्रकार के वर्णकों के आधार पर लवक कई तरह के होते हैं। अब इसी के अकॉर्डिंग, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द बेसिस ऑफ पिगमेंट्स, पिगमेंट के अकॉर्डिंग क्या है, इनके आधार पे लवक यानी कि क्या, प्लास्टिड को बहुत सारे इसमें डिवाइड किया गया है। क्या क्या है, हरित लवक, वर्ण, इसमें लिखा हुआ है आपका, सबसे पहले मैं क्लोरोप्लास्ट की बात करती हूँ। चलो देखो यहाँ पे लिखा है क्लोरोप्लास्ट, हाँ ये है, इधर आ गया, ठीक है। यहाँ पे मैं बात करूंगी सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट की। आ जाओ, प्लास्टिड क्या होते हैं ये देख लेते हैं, ठीक। चलो मैं बात कर रही हूँ आपके प्लास्टिड के बारे में। प्लास्टिड्स, तो अगर मैं इनको बताऊं तो उसमें से एक है क्लोरोप्लास्ट, ठीक, क्लोरोप्लास्ट हो गया एक, ठीक है। दूसरा हो गया आपका क्या, ल्यूकोप्लास्ट, एक होता है क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। तो ये सब किस में आएंगे, ये सब आएंगे आपके प्लाज्मिड में, ठीक। इसकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। चलिए अब मैं आपको क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर बता के बताती हूँ, ठीक है। क्या बोल रहा है, अगर मैं बात कर रही हूँ किसकी, क्लोरोप्लास्ट की, तो क्लोरोप्लास्ट किस में होगा, प्लांट सेल में होगा मैम। यानी कि हमारे पास क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, इसके पीछे भी तो रीज़न है ना, हम अगर हमारे पास अगर होता तो हम भी फोटोसिंथेसिस कर पाते, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होते हैं, पिगमेंट्स होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वो लाइट को एब्जॉर्ब करके खाना बनाते हैं और फिर उसी को हम खाते हैं बॉईल करके, ठीक है। तो चलो अब क्लोरोप्लास्ट एक प्लाज्मिड है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, आ जाइए। चलिए देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या है। ये भी जो है आपका डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, क्या, क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है, लीव्स में पाया जाता है, ठीक है। अब लीव्स में भी ये कहाँ प्रेजेंट होता है, देखो इसमें मैं लिखती हूँ, ये सब चीज़ें आप नोट डाउन करते जाओ, अभी के लिए बेनिफिशियल है। लीव्स में क्या होती है, मीजोफिल सेल्स होती हैं, कोशिकाओं का नाम है ये, ठीक है। कौन सी, मीजोफिल कोशिकाएं होती हैं जिसमें जो है क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होता है, ठीक, ये हमको याद रखना है, ठीक है। चलो यहाँ आ जाते हैं, इसके अंदर भी एक मटेरियल होता है, ठीक, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा, ठीक। जैसे मैंने अभी तक के आपको क्या क्या बताया, सेल में हमने साइटोप्लाज्म देखा, ठीक है, सेल में साइटोप्लाज्म देख लिया, सेल माइटोकॉन्ड्रिया में मैट्रिक्स देख लिया, है ना। तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर का पार्ट है, किसके, सेल के अंदर का, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर का। वैसे ही क्लोरोप्लास्ट भी कैसा है, एक, जैसे मैंने आपको माइटोकॉन्ड्रिया बताया था ना, वैसे ही जो आपका क्लोरोप्लास्ट है वो भी एक सेमी ऑटोनॉमस क्या है, ऑर्गेनल है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें खुद का जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होगा, है ना, इसमें इसके पास इसका खुद का होगा, तो ये भी न्यूक्लियस की पूरी बात नहीं सुनता और इसीलिए इसको भी सेमी ऑटोनॉमस कहा जाता है। जो अगर हम मेन डिफरेंस की बात करते हैं जब किसकी, प्लांट सेल या एनिमल सेल की, तो उसमें हमको पता चलता है कि पहला एक डिफरेंस क्या है, सेल वॉल का है, कोशिका भित्ति का है, ठीक है। कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल जो कि हमारे पास प्रेजेंट नहीं होती क्योंकि हमको उसकी ज़रूरत
ज़रूरत नहीं है। उसकी ज़रूरत इसीलिए नहीं है क्योंकि हमारे पास तो लोकोमोटरी ऑर्गन्स होते हैं, है ना। और अगर मैं बात करूं किसकी, दूसरा, तो वैक्यूल बताया मैंने। वैक्यूल हमारे पास इतना बड़ा वाला तो होता नहीं है, वैक्यूल के बहुत सारे क्लासिफिकेशंस हैं, ठीक। तो वैक्यूल इतना सारा हमारे पास नहीं होता, ठीक। उसके बाद अगर मैं बात कर रही हूँ किसकी, मैं बात कर रही हूँ क्लोरोप्लास्ट की। तो क्लोरोप्लास्ट हमारे पास अब्सेंट होता है। तो जब हम बात करेंगे किसकी, डिफरेंस बिटवीन प्लांट और एनिमल सेल, ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट उसमें इंक्लूड होंगे। ये सिमिलैरिटी किसके साथ शो करता है, माइटोकॉन्ड्रिया के साथ। तो इसका मतलब ये भी एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी का एक पार्ट है, जिसमें कि ये बताया गया है कि ये भी पहले एक प्रोकैरियोटिक सेल था, बाद में ये यूकैरियोटिक बन गया, ठीक है। यूकैरियोटिक नहीं बना, एक सेलुलर ऑर्गेनल बन गया, ठीक है। चलिए, अब कलरिंग जो है ऐसा पूरी कंप्लीट हो गई है। अब मैं आपको बताऊंगी इसके अंदर किस तरह से संरचनाएं होती हैं, ठीक है ना। कैसे इसके अंदर हमको चीजें दिखाई देती हैं वो हम देखने वाले हैं। चलिए, आ जाइए। इसमें हम देखेंगे कि हमको, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में हमको क्या दिखाई दे रहा था, माइटोकॉन्ड्रिया में हमको मैट्रिक्स दिखाई दे रहा था, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में हमको क्या दिखाई दे रहा था, मैट्रिक्स दिखाई दे रहा था। वैसे हमको यहाँ पर मैं लेबल करती हूँ सबसे पहले इसको, ये है इसकी क्या, आउटर मेम्ब्रेन, ठीक। बाहरी झिल्ली, ये है इसकी इनर मेम्ब्रेन, ठीक। ये जो तरल पदार्थ क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है, ठीक है, यहाँ हेडिंग डाल देते हैं पहले। तो किसका स्ट्रक्चर है ये, क्लोरोप्लास्ट का, ठीक। प्लांट सेल में होता है, फोटोसिंथेसिस कराता है, ठीक। अब मैंने बोला क्या, ये जो है, जो कि आपको तरल पदार्थ दिखेगा इसके अंदर, इसको बोलते हैं स्ट्रोमा। इसी में याद रखना है इसको, बस अभी इसको इतना डिटेल में नहीं जाना है। हम फोटोसिंथेसिस का पूरा मैकेनिज्म जब देखेंगे तो उसमें हमको पता चलेगा, ठीक है, क्या होता है इसमें। जो है वो आपकी डार्क रिएक्शन चलती है, ठीक है। लाइट रिएक्शन कहाँ चलती है अब भी बताऊंगी मैं, ठीक। चलिए, आ जाइए। इसमें देखो, ऐसे कुछ कॉइन जैसे स्ट्रक्चर आपको दिखाई देंगे, है ना। कॉइन का ऐसा गुच्छा रहता है, ठीक। उसके बाद ये एक, समझ लो, धागे से, धागा भी नहीं बोल सकते, या एक जुड़ाव से जुड़ा है, ठीक है। ये दूसरा हो गया, ठीक। एक एक चीज का नाम बताऊंगी मैं, ठीक। इसी तरीके से यहाँ पर भी एक गुच्छा है, ठीक है। तो ये जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है, यहाँ पे भी एक और बना देते हैं, ठीक। ये, तो ये जो पूरा अरेंजमेंट आपको दिख रहा है, ठीक है, इसमें से मैं अगर इसकी बात करूं, किसकी, ये पूरा, है ना, क्या, एक सिक्के का गुच्छे की तरह हमको संरचना दिखाई देती है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, ये पूरे को ग्रेना, क्या बोलते हैं, ग्रेना, या फिर इसको हम ग्रेनम भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो पूरा सिक्के का गुच्छा है एक साथ कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ है, किसके थ्रू, इसको हम बोलते हैं स्ट्रोमल लेमेले, ठीक है। क्या बोलते हैं, स्ट्रोमल लेमेले, ठीक है। लेमेला बोलते हैं, लेमेले, प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा बहुत डिफरेंस हो जाता है, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो स्ट्रोमल लेमेला जो क्या करती है, दो कॉइन है, ठीक है, दो कॉइन के स्ट्रक्चर्स, आपको बंच है कॉइन का, क्या, गुच्छा, ठीक है। इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि ऐसे बहुत सारे कोई सेट है मोती का, ठीक है, या ऐसे कोई डिजाइन है जो कि एक साथ एक धागे के थ्रू क्या है, अटैच है। तो वो धागे का नाम क्या है, वो धागे का नाम है लेमेला बोलते हैं, या स्ट्रोमल लेमेला बोलते हैं, ठीक। अब आपको जो इसका एक दिख रहा है ना, आपको जो इसका एक कॉइन दिख रहा है, ये वाला, इसको हम बोल देते हैं क्या, इसको हम बोल देते हैं थाइलाकॉइड, थाइलाकॉइड, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने क्या देखा, एक जो कॉइन है उसको हमने थाइलाकॉइड बोला, ये वाला जो हमको येलो वाला पोर्शन दिख रहा है उसको हमने क्या बोल दिया, उसको हमने बोल दिया स्ट्रोमा, ठीक। अब मैं बात कर रही हूँ अगर किसकी, मैं बात कर रही हूँ ग्रेना की, तो मतलब जो पूरा बंच है किसका, कॉइन का जो पूरा बंच हमको दिखाई देता है उसको हम बोल देते हैं क्या, ग्रेना,
ठीक है, या ग्रैनम भी बोलते हैं। दोनों चीजें साथ में जुड़ी किससे होती हैं? स्ट्रोमल लेमेले के थ्रू। अब इसमें जो पिगमेंट की बात मैं कर रही थी, ठीक है, पिगमेंट जो इस तरीके से कहाँ होते हैं? थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन पे, ठीक, थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन पे बहुत सारे पिगमेंट होते हैं जो अलग अलग पिगमेंट क्या करते हैं? आपकी लीफ को कलर देने का काम करते हैं। सनलाइट से बहुत सारी वेवलेंथ की जो है वो क्या निकलती है? लाइट निकलती है, रेज निकलती है अलग अलग वेवलेंथ की। तो बहुत सारे पिगमेंट होते हैं जो उसको एब्जॉर्ब करते हैं और उसी के द्वारा हमें जो जो पत्तियां हैं वो ग्रीन दिखाई देती है, ठीक। तो अब मैं थोड़ा सा क्या है, थाइलाकॉइड में आपको मैं इतना बता चुकी हूँ, ठीक है। तो थाइलाकॉइड में आपको क्या याद रखना है कि थाइलाकॉइड में आपकी लाइट रिएक्शन होती है, ठीक है। थाइलाकॉइड में क्या होती है? आपकी लाइट रिएक्शन, ठीक है। देख लीजिए ये पूरा स्ट्रक्चर, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो पूछ सकते हैं। चलिए, हमने क्या देखा? हमने देखा कि इसमें भी ये भी कैसा है, माइटोकॉन्ड्रिया की तरह डबल मेम्ब्रेन है, जिसमें कि हमको बहुत सारे स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। ग्रेना, स्ट्रोमल लेमेले, पूरा हमने डिस्कस किया। क्लोरोप्लास्ट किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है? क्या करवाता है प्लांट्स में? फोटोसिंथेसिस करवाता है। बहुत सारे पिगमेंट्स यानी कि जिसके थ्रू कलर मिलता है वो प्रेजेंट होते हैं, जो कि फोटोसिंथेसिस में भाग लेते हैं, ठीक। अब मैं बात कर रही हूँ किसकी? देखो पीछे आते हैं, ठीक है। ये था प्लांट सेल का, ठीक है। चलिए, अब आपकी जो एनसीईआरटी है, हम थोड़ा उसके तरफ चलते हैं। आपकी एनसीईआरटी क्या बोलती है देख लेते हैं, ठीक है। प्लाज्मिड हो गया था। प्लाज्मिड के बाद हाँ, यहाँ लिखा हुआ है, अभी मैं ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट नहीं बता रही हूँ, अभी मैंने सिर्फ आपको क्या बताया है? क्लोरोप्लास्ट के बारे में, ठीक है। तो आई थिंक वो यहाँ से स्टार्ट है। हरे पौधों के अधिरित हरित पत्ती की पर्णध कोशिकाओं में पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर मैं अगर कहाँ से स्टार्ट करूँ, चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हरित लवकों में, ठीक है, पर्णहरित वर्णक व कैरोटिनॉइड वर्णित मिलते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक प्रकाशीय ऊर्जा को संचित रखने का कार्य करते हैं। यानी फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है, फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया है, बहुत सारे क्लोरोफिल ऐसे रहते हैं जो उसको एब्जॉर्ब करते हैं अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को, और फिर इस पूरी जो प्रक्रिया है उसमें भाग लेते हैं, ठीक है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? अलग अलग होते हैं जो क्लोरोफिल के नाम हैं, ठीक है। ये कैरोटिनॉइड लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लोरोफिल के जो नाम है वो अलग अलग हो सकते हैं। एक तो कैरोटिन, जेंथोफिल, ठीक है, अन्य दूसरे भी मिलते हैं। इनमें कारक पद्मों में पीले, नारंगी व लाल रंग दिखाई देते हैं। सबका कलर अपने अपने हिसाब से अलग होता है कि कौन सा जो पिगमेंट है वो कौन सी लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। अब क्या है? अवर्णीय लवक विभिन्न आकृति एवं आकार के रंगहीन लवक होते हैं, ठीक है। अब अगर ल्यूकोप्लास्ट की बात करूं तो वो थोड़े मतलब कलरलेस होते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में लिखा हुआ है, वो मैं बताऊंगी आपको, स्ट्रक्चर बना के बताऊंगी, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है यहाँ पे? मंड लवक में मंड के रूप में कार्बोहाइड्रेट संचित होता है, जैसे आलू। तेल लवक में तेल व वसा तथा प्रोटीन लवक में प्रोटीन का भंडारण होता है, ठीक है। अगर ये इनकी स्पेशलिटी बता रहा है, ये मैं आपको अलग से बताऊंगी, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, ये अलग से बताऊंगी। अभी हम क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं, ठीक है। हरे पौधों के अधिकतर हरित लवक पत्ती की पर्ण मध्योतक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। हरित लवक लेस के आकार के, अंडाकार के, गोलाकार के, चक्रीय फीते के आकार के अंगक होते हैं, जो विभिन्न लंबाई व चौड़ाई के हो सकते हैं। देखिए इनका जो शेप है, इनका जो आकार है वो अलग अलग दिखाई दे सकता है। इनकी संख्या भी भिन्न हो सकती है, जैसे प्रत्येक कोशिका में एक, क्या लिखा है, ठीक है, हरित शैवाल, ठीक है, क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास बताऊंगी मैं। इसमें लिखा है 20 to 40 प्रति कोशिका पर्णक पर्ण मध्योत्तर कोशिका हो सकती है, ठीक है। इसमें आगे क्या लिखा है, एक मिनट, इसका वो कहाँ चला गया, हाँ, सूत्र कणिका की तरह हरित लवक, ठीक है,
यहाँ पर भी यही चीज़ मेंशन है कि इसके पास भी डबल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, झिल्लिकायुक्त, द्विझिल्लिकायुक्त लिखा हुआ है। उपरोक्त दो में से इसकी भीतरी लवक झिल्ली क्या लिखा है, अप्रेशांतरक कम पारक्रम में होती है। हरित लवक के अंतः झिल्ली से घिरे हुए भीतर के स्थान की पिटिका स्ट्रोमा कहते हैं। जो मैंने अभी आपको बताया वही चीज़ यहाँ लिखी हुई है कि अंदर जो तरल पदार्थ होता है उसको हम जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में मैट्रिसेस में क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा बोलते हैं। ठीक है, पिटिका में चिपटे झिल्ली युक्त जैसी संरचना संगठित होती है। थाइलाकॉइड जैसे मैं बताया ना आपको, ऐसे फ्लैट स्ट्रक्चर कॉइन की तरह जो दिखाई देते हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, एक को थाइलाकॉइड बोलते हैं और ये पूरे को क्या बोलते हैं, ग्रेना या फिर ग्रेनम। ठीक है, अब बात किसकी करेंगे, अब हम बात अभी तक के हमने जितना देखा, ठीक है, वो मेरे हिसाब से आज के लेक्चर के लिए काफ़ी है ना। तो कहीं पर भी अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। क्लोरोप्लास्ट एक प्लाज्मिड का टाइप है। अभी हमको क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट पढ़ना है, वो कुछ भी नहीं है, वो उसी की तरह है, मैं बताऊंगी उनको। और क्लोरोप्लास्ट को हम और डिटेल में कहाँ पढ़ेंगे, फोटोसिंथेसिस में भी देखेंगे, थोड़ा बहुत इसके बारे में मैं और आपको बताऊंगी। और जितना पढ़ चुके हैं उसका हम एक बार रिविजन भी लेंगे। हिंदी मीडियम वाले बच्चों को अगर कहीं पर भी कोई दिक्कत आ रही है टर्म में, इंग्लिश के टर्म्स में, तो आप मेंशन कर सकते हैं कमेंट में। ठीक है, इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ, नोट्स बनाओ, लिखो। जब मैं बोल रही हूँ, इंग्लिश में बोल रही हूँ, हिंदी में बोल रही हूँ, तो उसको लिखो, पॉज कर दो वीडियो को और लिखते जाओ, तो आपके लिए आसानी होगी। हर चीज़ में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना खुद सीखो। ठीक है, तो देखते रहिए इंस्पायर एकेडमी और नोट्स बनाना ना भूलें। धन्यवाद।